हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सी एफ टी के आधार पर हमने कुछ गुणों की बात की थी और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। उसके प्रभावित करने वाले कारकों में जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था वो था डेल नोट की मान की गणना या डेल नोट का मान। और डेल नोट क्या था? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए उसकी जो CFSE की वैल्यू होती है, स्प्लिटिंग ऊर्जा की जो वैल्यू होती है या ये कहीं स्थायीकरण की जो ऊर्जा होती है उसका मान अपन डेल नोट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और उसको डेल नोट के मान को प्रभावित करने वाले हमने 3 कारकों के बारे में बात की थी, जिसमें पहला कारक पढ़ा था हमने धातु आयन पर आवेश। धातु आयन पर आवेश कैसे प्रभावित करता है कि जैसे सपोज करते हैं अपन डेल नोट के मान की बात कर रहे थे, अपन डेल नोट का मान, तो उसमें जो पहला पॉइंट था वो हमने डिस्कस किया था धातु आयन पर आवेश। धातु आयन पर आवेश, अब जो आवेश जितना ज़्यादा होता है, जैसे सपोज करो एक मेटल है वो +3 फॉर्म में है और एक मेटल प्लस फॉर्म में है। अब हम ये कहते हैं कि इसके साथ लिगेंड अप्रोच होता है और इसके साथ भी लिगेंड अप्रोच होता है, क्योंकि धातु धनायन के और लिगेंड अप्रोच होते हैं, लिगेंड अप्रोच करते हैं, उसी के दौरान यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे आपने 2 कंडीशन मेंशन कर दी, मेटल +3 फॉर्म में है और मेटल प्लस फॉर्म में है। दोनों में से पहले जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी वो होगी मेटल +4 की, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो अनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ने से वो आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं और डेल नोट के मान को बढ़ा देते हैं, स्प्लिटिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिगेंडों के साथ प्रबल बंध बनाने की प्रवृत्ति रखेगी और जहाँ प्रबल बंध बनते हैं स्प्लिटिंग हमेशा अधिक होती है। परिणाम स्वरूप हम क्या कहते हैं कि अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल नोट का मान भी बढ़ जाता है। दोनों में क्या संबंध निकल के आ रहा है? संबंध निकल के आ रहा है चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल नोट, कि चार्ज बढ़ेगा डेल नोट का मान भी बढ़ जाता है। ओके, ये पहला पॉइंट था डेल नोट के मान को कैसे अफेक्ट करते हैं स्पेसिस। दूसरा हमने कहा था धातु आयन का आकार, क्या था इसमें? धातु आयन का आकार। दूसरा था धातु आयन का आकार। अब देखो धातु आयन का आकार जितना छोटा होता है, हम बात करते हैं कि धातु आयन का आकार जितना छोटा होता है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व, भाई अपन चार्ज डेंसिटी की बात अपन करें, आकार अगर छोटा होगा, इनडायरेक्टली अगर समझते हैं तो किसी भी स्पीसीज या किसी भी धनायन का आकार छोटा होने का मतलब है उसकी विद्युत ऋणता का मान बढ़ना। इनडायरेक्टली हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता। और विद्युत ऋणता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे अगर किसी धातु आयन का आकार छोटा होगा तो वो क्या करेगी? लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखेगी। इलेक्ट्रॉन या ये बॉन्ड बनाने की जो इसकी प्रवृत्ति है, छोटे आयताकार के जो धातु धनायन है उनके बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वो आसानी से बॉन्ड बनाकर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब फिर से स्टेबिलिटी का मतलब डेल नोट का मान बढ़ना। ओके, तो यहाँ से अगर अपन बात करते हैं धातु आयनों के आकार की, तो यहाँ संक्रमण धातु के संदर्भ में हम 3D, 4D और 5D सीरीज को मेंशन करते हैं। अब बात करते हैं अगर 3D के कंपैरिजन में हम 4D और 5D सीरीज की तरफ जाते हैं तो इनके धातु संकुल, धातु आयन संकुल कह सकते हैं, धातु संकुल स्थायी होते हैं, जबकि इसके हम कहते हैं, और स्थायी का मतलब यहाँ पे क्या है कि इनके लिए डेल नोट का मान ज़्यादा होता है बजाय किससे? 3D से। तो ज़्यादा कहाँ है? डेल नोट 3D इज ग्रेटर देन डेल नोट 4D या 5D मेटल्स। ओके, मतलब ये है कि हम जैसे ही अप टू डाउन जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, तो 4D और 5D सीरीज से पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप जितना आकार बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ पाता, आकार छोटा हो जाता है और आकार छोटा होने के कारण वो क्या करने लगते हैं?
स्प्लिटिंग बढ़ा देते हैं। स्प्लिटिंग बढ़ाने से डेल नोट का मान बढ़ेगा या कहें CFSE का मान बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। तो यहाँ से भी हम क्या कहेंगे, आकार छोटा तो डेल नोट का मान ज़्यादा। क्लियर? तो यहाँ से अपन रिलेशनशिप क्या दे रहे हैं, आकार का इफेक्ट कैसे होगा डेल नोट पर, कि आकार छोटा होने पर डेल नोट का मान बढ़ता है। तो डेल नोट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू धनायन का आकार। दूसरा पॉइंट सिंपल पॉइंट है, आकार बढ़ाओगे डेल नोट घटेगा, आकार घटाओगे डेल नोट बढ़ेगा, CFSE बढ़ जाती है। और तीसरी बात अपन ने की थी नेचर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड की प्रकृति। अब लिगेंड की प्रकृति में ये चीज़ हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर ली है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, मतलब प्रबल लिगेंड आता है, तो प्रबल लिगेंड क्या करता है, जो प्रतिकर्षण बल है वो बढ़ा देता है धातु कक्षकों के बीच में, धातु आयन कक्षकों के मध्य स्प्लिटिंग को बढ़ाएगा। स्प्लिटिंग को बढ़ाएगा तो डेल नोट का मान भी बढ़ जाता है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने पर डेल नोट ज़्यादा होता है, CFSE का मान बढ़ेगा, मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। तो यहाँ से अपन थर्ड पॉइंट के लिए क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड increases stability, so del note also increases। ओके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाने का मतलब डेल नोट भी बढ़ेगा या CFSE का मान बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और दुर्बल लिगेंड आने पे हम ये कहते थे प्रतिकर्षण बल कम होता है, स्प्लिटिंग कम होगी, परिणाम स्वरूप मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, CFSE का मान घटेगा तो डेल नोट का मान भी कम हो जाता है। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट अपन ने मेंशन किए थे डेल नोट के मान के संदर्भ में, जिनको हम लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एक्सप्लेनेशन यहाँ है। इसके बाद हम बात करते हैं CFT की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और हम ये जानते हैं कि अगर कोई रूल्स अप्लाई की करते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी के साथ साथ उससे कुछ नेगेटिविटीज भी होती हैं। अगर वो हमारे लिए किसी कॉम्प्लेक्स के रेफरेंस में बात करें, किसी भी थ्योरी के रेफरेंस में बात करें, तो उसका एक्सप्लेन करता है, उसकी कुछ वीकनेसेस की बात करते हैं, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स रह जाती हैं। अब यहाँ पे CFT बहुत अच्छा कंसेप्ट था जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को ऑलमोस्ट एक्सप्लेन करने में सफल रहा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स रह गए CFT के द्वारा जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो सबसे पहले पॉइंट मेंशन करते हैं लिमिटेशंस ऑफ CFT। लिमिटेशंस ऑफ CFT, किस लिमिटेशंस क्या क्या है, क्या क्या इसकी सीमाएं रह गई जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ CFT की, तो वास्तव में अगर हम बात करते हैं CFT के आधार पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का बनना, तो इसमें ये कहा जाता है कि जो मेटल और जो लिगेंड है उनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। कौन सा बल काम करता है इनके बीच में? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। और अगर स्थिर विद्युत आकर्षण बल है तो कंसेप्ट ये कहता है कि ये आयनिक प्रकृति का होता है, क्योंकि हम जब इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिमूव करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, N माइनस और L प्लस। ये तो लिखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने से इसके पास कमी हो जाती है, और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो इसके पास अधिकता हो जाती है। तो अगर आप वास्तव में इस बंध की प्रकृति चेक करोगे तो ये आपको किस प्रकार की प्रकृति मिलती है? आयनिक प्रकृति का मिलने लगता है। ये आयनिक प्रकृति नजर आ रही है, बट क्या वास्तव में ये आयनिक प्रकृति का होता है? CFT क्या एक्सप्लेन कर रही है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो आयनिक प्रकृति का है, लेकिन वास्तव में जब अपन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू बात करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू बात करेंगे तो वास्तव में ऐसा नहीं है। ये जो आयनिक गुण है या जो आयनिक बंध है
ये वास्तव में आयनिक बंध नहीं होता। ये विशेष प्रकार के बंध की स्थितियां आ जाती है जिसमें हम ये कहते हैं कि 70% तो इसका बॉन्ड कैसा हो जाता है, आयनिक। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेडिएशंस, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके जो अपन बात करते हैं ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो ये कहती है कि भैया इसमें तो बॉन्ड का जो नेचर है वो चेंज हो गया। कैसे कि इसमें जो वास्तव में अगर बात करते हैं तो 70% जो बॉन्ड का जो नेचर है वो आयनिक मिलता है, जबकि 30% इसमें सह संयोजक कैरेक्टर इंक्लूड हो जाते हैं। 70% तो क्या है, आयनिक गुण है, और 30% क्या है, सह संयोजक। जबकि एक्चुअल में जो बॉन्ड तो है वो कौन सा है, वो सह संयोजक है। जो CFT कहती है कि भैया ये तो आयनिक प्रकृति का भी हो सकता है, लेकिन जब ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू इसका अध्ययन किया जाता है तो वास्तव में इसमें 30 और 70% का रेशियो मिलता है, जिसमें 30% सहसंयोजक जबकि 70% आयनिक कैरेक्टर मिलते हैं। तो यही चीज CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि वास्तव में जो इस प्रकार का ये जो गुण है वो क्यों रखता है, CFT इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती है। तो इसको हम कैसे मेंशन करेंगे, रिविजन फर्स्ट, आयनिक गुण या आयनिक बंध की व्याख्या नहीं कर पाई, आयनिक बंध की व्याख्या नहीं कर पाता है कौन, CFT कर पाती है। ओके, तो पहला जो इसकी जो ड्रॉबैक्स है इसमें हम क्या कह सकते हैं कि वास्तव में CFT के आधार पर धातु आयन और लिगेंड के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें आयनिक प्रकृति का इसमें बंध प्राप्त होता है। लेकिन जब ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा अध्ययन किया गया तो वास्तव में धातु धन आयन में लिगेंड के मध्य 70% आयनिक कैरेक्टर वाला बॉन्ड मिला, जबकि 30% इसमें सह संयोजक कैरेक्टर प्राप्त होते हैं। इस सिद्धांत CFT वास्तव में इन गुणों की व्याख्या नहीं कर पाया कि सह संयोजक और जो आयनिक प्रकृति है वो किस प्रकार प्राप्त होती है। ये इसके सबसे पहले और मेन इंपोर्टेंट इसके ड्रॉबैक्स थे कि वास्तव में ऐसा क्यों है, इसका जो कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों है। अगर इसकी दूसरी कमी की बात करें तो अब तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं CFT में, उन सभी में एक चीज़ कॉमन थी और वही इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक हो गई। सबसे बड़ी कमी क्या है, या सबसे बड़ा जो इसका प्लस पॉइंट भी था वो भी यही था कि ये वास्तव में जो ऑर्बिटल से निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा स्तरों को एक्सप्लेन करता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों को कंसिडर करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करके भरता है। यही इसकी ड्रॉबैक्स भी हो गई कि वास्तव में जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उसमें CFT केवल d ऑर्बिटल पर फोकस थी, उसकी स्प्लिटिंग को समझाती है। जबकि हम अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो उसमें जो संकरण होता है उसमें s और p ऑर्बिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन CFT केवल d को एक्सप्लेन करती है, s और p को नहीं। यही इसकी कमी है कि CFT केवल d ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करती है, समझाती है, जबकि संकरण में s और p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी व्याख्या CFT नहीं करती। तो यहाँ से पता है संकरण में भाग लेने वाले S एवं P कक्षकों की व्याख्या करने में असफल रही। मतलब ये कह सकते हैं उनका एक्सप्लेनेशन वास्तव में नहीं दिया कि किस प्रकार ये स्प्लिट करते हैं, भाग लेते हैं, किस पैटर्न को ये फॉलो करते हैं, स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। दूसरी, अगर तीसरी कमी की बात करें तो वास्तव में इनमें जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट मीन्स बैक बॉन्डिंग प्रदर्शित करते हैं। बहुत से ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अपनी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देते हैं, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से जो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड वीक होता है। तो स्टेबलाइज्ड होने के लिए वो
वापस इलेक्ट्रॉन को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, ये कहीं बॉन्ड फॉर्मेशंस की बात करते हैं, और वो धातु धनायन के जो डी कक्षक होते हैं वो लिगेंड के रिक्त कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व को देकर बैक बॉन्डिंग प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे CFT उस बैक बॉन्डिंग या ये कहें पाई बंधन की व्याख्या करने में असमर्थ रही कि वास्तव में पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग क्यों होती है और किस पैटर्न को ये फॉलो करती है। मतलब तो थर्ड कमी अपन क्या कहेंगे कि यह सिद्धांत लिगेंडों के पाई कक्षकों के साथ जो पाई कक्षकों की व्याख्या करने में असमर्थ रही। लिगेंड के पाई कक्षकों की व्याख्या करने में असमर्थ रही, मतलब संकुल यौगिकों में पाई बंध का जो बनना है वो कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करने में असमर्थ रही। तो संकुल में थर्ड कमी क्या है, संकुल में पाई बंध की व्याख्या नहीं करता कौन, CFT सिद्धांत। तो ये इसकी तीसरी कमी थी जो वास्तव में एक्सप्लेनेशन नहीं करती। चौथी कमी के रेफरेंस में अगर अपन बात करते हैं तो चौथी कमी क्या थी कि यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में उपस्थित जो विभिन्न बंधों की जो सामर्थ्यता है, उनकी जो बात करते हैं कैपेबिलिटी की बात करें या जो पावर है, कैपेसिटी पावर है, उसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहा। स्ट्रेंथ की बात करते हैं अपन, तो यहाँ से अपन क्या कहते हैं कि संकुल में विभिन्न बंधों के सामर्थ्य की व्याख्या करने में असमर्थ थी या असमर्थ था। चौथा पॉइंट दोबारा से सुनिए, समझिए। संकुल यौगिकों में विभिन्न बंधों के सामर्थ्य की व्याख्या करने में असमर्थ थी कौन, CFT। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में कहा है कि आयनिक बंध वास्तव में आयनिक बंध नहीं था। यहाँ पे कौन कौन थे, कोवलेंट बॉन्ड था, कोवलेंट कैरेक्टर थे, सहसंयोजक, और साथ में कौन से थे, आयनिक कैरेक्टर भी थे। अब वास्तव में आयनिक कैरेक्टर वो 70 और 30% किस बेसिस पे मिला था उनको, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे मिला था, जबकि वास्तव में वहाँ पे भी CFT इस गुण की व्याख्या करने में असमर्थ रही थी, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वही चीज़ यहाँ पे अपन में कह रहे हैं कि वास्तव में इसमें विभिन्न प्रकार के बंध हैं, जैसे आयनिक बंध की बात करते हैं, सहसंयोजक बंध की बात करते हैं, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं, उप सहसंयोजक बंध की बात करते हैं। इनमें कौन प्रबल होगा कौन दुर्बल होगा, वास्तव में इस सिद्धांत की व्याख्या, इन बलों के सामर्थ्य की व्याख्या भी CFT करने में असमर्थ रही थी। बात करते हैं नंबर 5th पॉइंट के लिए, और इसकी जो 5वीं कमी थी वो ये थी कि इन्होंने जो लिगेंड्स की जो नेचर थी वो एग्जैक्टली उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं की थी कि वास्तव में जो कौन से लिगेंड प्रबल बनेंगे और कौन से लिगेंड दुर्बल बनते हैं, मतलब लिगेंडों की प्रकृति की एक्चुअल में व्याख्या नहीं कर पाई। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, लिगेंडों की प्रकृति की व्याख्या करने में असफल रहा। मतलब कि असफल रहा कि कब तो दुर्बल लिगेंड होंगे, या कौन से कह सकते हैं, यहाँ पे कब के बजाय अपन क्या कह सकते हैं, मतलब आप इसको सिंपली इससे समझिए कि लिगेंडों की प्रकृति की व्याख्या करने में असफल रहा। वास्तव में उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन से लिगेंड दुर्बल प्रकृति के होंगे और कौन से लिगेंड प्रबल प्रकृति के होंगे। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं इस पॉइंट के लिए कि यह सिद्धांत यह व्याख्या नहीं करता कि आने वाले लिगेंड या जो लिगेंड है वो कब तो प्रबल होंगे और कब लिगेंड दुर्बल होंगे। उन प्रकृति की व्याख्या CFT नहीं करती। हालांकि हम एक ऑर्डर पढ़ते हैं जो
स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो ऑर्डर होता है इसका, आयनिक जो लिगेंड्स होते हैं उनकी प्रबलता का एक क्रम होता है। उस क्रम के आधार पर अपन ये मानते हैं कि कौन सा लिगेंड प्रबल होगा और कौन सा दुर्बल होता है, वो एक ऑर्डर डिसाइड करता है। लेकिन CFT वास्तविक रूप से लिगेंडों का जो ऑर्डर है, कौन दुर्बल होगा कौन प्रबल होगा, इसकी व्याख्या नहीं करता। तो ये इसकी सबसे 5 बड़ी वीकनेसेस थी, ड्रॉबैक्स थी, जिनको आधार मानते हुए कुछ अदर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो CFT को फॉलो नहीं करते। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिमिटेशंस ऑफ CFT में पहला पॉइंट क्या है, ये आयनिक बंध की व्याख्या नहीं कर पाती, जबकि CFT के आधार पर ये आयनिक बंध होना चाहिए, जबकि ESR इसमें 70% आयनिक 30% सहसंयोजक कैरेक्टर रखती है, बताती है, व्याख्या नहीं कर सकती। दूसरा कि CFT के आधार पर D कक्षकों की स्प्लिटिंग एक्सप्लेन की गई है, S और P का कोई योगदान यहाँ पे नहीं माना, उन्होंने इनकी स्प्लिटिंग नहीं दी, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं किया। तीसरा कि इसमें बैक बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स में, कई मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी के लिए बैक बॉन्डिंग करते हैं, पाइबंध का निर्माण करते हैं। पाइबंध कैसे बना, क्यों बनता है, CFT इसकी व्याख्या नहीं करती। चौथा, जो बंधों की जो सामर्थ्यता है, सहसंयोजक बंध की बात करते हैं, उप सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, इनकी व्याख्या नहीं करता कि कौन प्रबल कौन दुर्बल। और पांचवा, लिगेंडों की प्रकृति की व्याख्या नहीं करता कि कौन से लिगेंड दुर्बल प्रकृति के होंगे और कौन से लिगेंड प्रबल प्रकृति के होंगे। इस तरह से हम बात करते हैं CFT की लिमिटेशंस की। यहाँ पे CFT वाला पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय गुणों की व्याख्या, चुंबकीय गुण और चुंबकीय गुण की व्याख्या। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय गुणों की व्याख्या। संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय गुण। अब देखो, चुंबकीय गुणों की अगर व्याख्या की बात की जाती है तो वास्तव में चुंबकीय गुणों के लिए CFT ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए थे। वो एक्सप्लेनेशन किसके संदर्भ में थे, वो एक्सप्लेनेशन थे कि अगर धातु धनायन की बात करते हैं तो उस धातु धनायन में अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर हम प्रकृति की बात करके आए थे तो प्रकृति में हमने ये कहा था कि अगर ऐसी कोई धातु कॉम्प्लेक्स हो, मेटल कॉम्प्लेक्स हो, जो सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हो, उसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, हम उसको प्रतिचुंबकीय प्रकृति का माने थे। जबकि अगर ऐसी स्पीशीज जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड मिलता है तो वह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने के कारण उसको अनुचुंबकीय प्रकृति का हमने माना था। ओके, अब बात करते हैं अगर किसके संदर्भ में, इनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में। तो चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ये विभिन्न प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करें प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। दूसरी प्रकृति की बात करते हैं अनुचुंबकीय। तीसरी प्रकृति की बात करते हैं लोह चुंबकीय। चौथी प्रकृति की बात करेंगे तो प्रतिलोह चुंबकीय की बात करते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय। तो इस तरह के जो कैरेक्टर हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण कैसे प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय, विपरीत लोह चुंबकीय की बात करते हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इन चारों को एक साथ हम डिस्कस करेंगे और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तब तक एक बार आप जो लिमिटेशंस हैं और जो डेल नोट की वैल्यू है, आप इसको चेक करोगे, पढ़ोगे कि कैसे हम निर्धारित करते हैं डेल नोट और लिमिटेशंस क्या है। तो ये जो पार्ट है अपना संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय गुण, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके।